हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 47 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 48 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 47 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो दोस्तों परीक्षा नजदीक है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से। दोस्तों वहां फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों, रोजाना सुबह 8 बजे आपको ये क्लास है वो देखने को मिलती है। आज कुछ काम हो गया था, उसकी वजह से थोड़ी सी लेट है ये क्लास हुई है। कल से वापस वही दोस्तों सुबह 8 बजे आपको ये क्लास देखने को मिलेगी। देखिए, 120 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। 70 प्रश्न जीके के, 20 प्रश्न है दोस्तों हिंदी के और 15 प्रश्न इंग्लिश के और 15 प्रश्न गणित के। टोटल 120 प्रश्न आएंगे। 70 प्रश्न जो जीके के हैं उनका दोस्तों डिवाइडेशन है, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्रश्न है वो पूछे जाएंगे नंबर वाइज। जैसे कि राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के 20 प्रश्न है और बाकी दोस्तों सबके हैं वो 5-5 प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो बताइए किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? तो दोस्तों ये सिरोही का ऐतिहासिक नाम है। ये यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सेकंड नंबर का प्रश्न है, थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? बताइए, थार के मरुस्थल में दोस्तों डांड के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ढांड या थली बोल सकते हैं। तो चंद्राकार बालू का स्तूप में जो गर्त होता है, चंद्राकार बालू का स्तूप में दोस्तों जो गर्त होता है, ठीक है, उसको दोस्तों स्थानीय भाषा में बोलते हैं डांड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? बताइए, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये कोटा और झालावाड़ में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाड़ौती के पठार में। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहाँ पाई जाती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं और ये राजस्थान के दोस्तों पूर्वी भाग में पाई जाती है। और पूर्वी भाग का दोस्तों इनमें से कौन सा जिला है? तो देखिए दौसा जिला है वो पूर्वी भाग का जिला है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, ये क्षेत्र आते हैं दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का प्रकार नहीं पाया जाता? दोस्तों देखिए, राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है कोपेन ने, जिसमें AW है, BSHW है, BWHW और CWG। बताइए कौन सा प्रकार नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें BW, ये जो W कैपिटल का दे रखा है ना, ये नहीं है दोस्तों। इसमें B, छोटा W, फिर छोटा H और फिर छोटा W, ये वाला है। लेकिन यहाँ पे जो कैपिटल में दे रखा है ना, ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी है यही BWHW, लेकिन यहाँ पे W कैपिटल में नहीं है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न है, कैलाश सांखला संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? दोस्तों द टाइगर मैन ऑफ इंडिया, नाम तो सुना ही होगा। किसे कहते हैं? कैलाश सांखला को। और इनका जो संबंध है वो बाघ संरक्षण से है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? बताइए नागौर जिले में कौन सी झील स्थित नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है, लेकिन रेवासा
रेवासा जो झील है वो दोस्तों सीकर जिले में है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY वर्ष से लागू की गई थी। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष से लागू की गई थी? तो दोस्तों ये कौन से वर्ष से लागू की गई थी? तो दोस्तों ये 2015-16 से लागू की गई थी। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2015-16 से। 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? बताइए कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए, तो कोटा और जयपुर के अंदर, कोटा और जयपुर के अंदर दोस्तों साक्षरता दर है वो 75% से अधिक है। कोटा की है दोस्तों 76.6% और जयपुर की है दोस्तों 75.5%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन सही, कोटा जयपुर। आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के संबंध में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों कौन सा स्थान है? तो दोस्तों राजस्थान का इसमें तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा स्थान। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीसरा स्थान। 11 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है, तो ये अंतर कितना है? दोस्तों ये अंतर है 43 किलोमीटर का अंतर है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊं, देखिए जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो दोस्तों 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो 826 किलोमीटर है। अब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है, बोराट पठार की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है? बोराट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1225 मीटर। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये पठार है, ये गोगुंदा और कोमलगढ़ के मध्य स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। 13 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? सेम की समस्या है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये सर्वाधिक जो सेम की समस्या है वो हनुमानगढ़ में, ये नहर सिंचाई क्षेत्रों में ये समस्या रहती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 14 नंबर का प्रश्न है, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है? बताइए, देखिए थॉर्नवेट ने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, जिसमें वही 4 भागों में थॉर्नवेट ने भी किया है। तो यहाँ पर देखिए जो क्या पूछा है, जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। तो जैसलमेर की जलवायु को दोस्तों EAD अपना 1 नंबर वाला है, शुष्क उष्ण, ठीक है, उष्ण शुष्क बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये EAD जलवायु प्रकार के अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी और पूर्वी बीकानेर जिला आता है इसमें। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कहाँ पर है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, चूरू में। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 16 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों, देखिए रूपारेल नदी है। रूपारेल नदी को वराह या दोस्तों लासवारी के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्गम है, ये रूपारेल नदी है, इसका उद्गम दोस्तों अलवर के थानागाजी क्षेत्र में उदयनाथ की पहाड़ी से दोस्तों निकलती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों माही बजाज सागर परियोजना है, ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों 45% और गुजरात का है दोस्तों इसमें 55%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है गुजरात और राजस्थान की ये संयुक्त परियोजना है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है?
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पर है श्री गंगानगर। दोस्तों श्री गंगानगर में 10% था, ठीक है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, जो कि सबसे कम था राजस्थान का, और सबसे ज्यादा था दोस्तों बाड़मेर का 32.5%, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और जैसलमेर का था दोस्तों 31.8%, ये भी याद रखना है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है, कहां पर है ये रातानाडा हवाई अड्डा? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में, और ये वायुसेना के अधीन है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सेंड्राई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना के तहत जोखिम घटाने के लिए बनाए गए सेंड्राई फ्रेमवर्क के लक्ष्य हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, इसके लक्ष्य हैं समता विकास, जोखिम को समझना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी है ये 4 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों भाग 2 के अंदर अपन है राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित है 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका, सॉरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं, डॉक्टर DR भंडारकर है। 21 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नागर ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों डॉक्टर DR भंडारकर, DR भंडारकर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अंबेडकर भी इसके जैसा ही मिला हुआ है, ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन सही, डॉक्टर DR भंडारकर। 22 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन था? तो आगीवाण था, ठीक है, आगीवाण। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आगीवाण जो समाचार पत्र था ये दोस्तों ब्यावर से प्रकाशित होता था। ये राजस्थानी भाषा का ये पहला पाक्षिक समाचार पत्र था ये। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अणुवर्त आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे दोस्तों आचार्य तुलसी। कौन थे? आचार्य तुलसी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से नहीं हुआ है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें किससे, बताइए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें देखिए सोरसेनी भाषा, ठीक है, इससे हुआ है। नागर भाषा अपभ्रंश से भी हुआ है और मारू गुजर अपभ्रंश से भी हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, कौन सा युग में पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में पशु मेला और जिला सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें चंद्रभागा मेला, दोस्तों ये चंद्रभागा मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है बताइए? तो दोस्तों ये झालावाड़ में आयोजित होता है, झालरापाटन झालावाड़ में। और गोगामेडी पशु मेला है ये दोस्तों हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। शिवरात्रि पशु मेले का जो आयोजन है वो दोस्तों करौली में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? करौली के अंदर होता है। और रामदेव पशु मेले का आयोजन है वो दोस्तों नागौर में होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली? योग साधना की दीक्षा ली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों मल्लीनाथ जी ने।
ठीक है, मल्लीनाथ जी। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मल्लीनाथ जी ने अपनी पत्नी रूपादी की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी से योग साधना की दीक्षा ली थी। और दोस्तों लूनी नदी के किनारे मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ है, और मालानी परगने का नाम है वो उन्हीं के नाम पर पड़ा था। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? कौन सा नृत्य बैठी हुई मुद्रा में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तेरह ताली नृत्य। ये बैठी हुई मुद्राओं में किया जाता है दोस्तों ये नृत्य। ठीक है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है बाबा रामदेव की आराधना में। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर स्थित है। गुलाब श्याम का वैष्णव मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। 3 नंबर ऑप्शन सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसो के विभिन्न नाम है। चोल निकोल पट्टा दुकुल चोरसो के विभिन्न नाम है, तो दोस्तों किसके विभिन्न नाम है? तो ये ओढ़नी के प्रकार के नाम है दोस्तों। यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ओढ़नी के प्रकार के नाम है। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है? राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन कौन सी है? तो दोस्तों राजस्थान पर्यटन की जो टैगलाइन है वो है दोस्तों, देखिए पधारो हमारे देश। ठीक है, पधारो हमारा देश। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले दोस्तों जाने क्या दिख जाए वो थी, ठीक है, फिर उसको चेंज करके पधारो हमारा देश पुनः कर दिया गया है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 31 नंबर का प्रश्न है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए जो जहां का है उसने वहीं का ही बता दिया। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर कर्नल जेम्स टोड है वो क्या है? विदेशी है। तो इन्होंने क्या बोला कि राजपूत है, राजपूतों की उत्पत्ति दोस्तों विदेशी जातियों से बताई है, सक्सीथियन से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टोड ने ये बताया है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किससे था? तो दोस्तों वो है इसमें मोतीलाल तेजावत। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। और ये 21 सूत्रीय मांग पत्र है, इसको दोस्तों क्या कहा गया? मेवाड़ पुकार की संज्ञा है वो दी गई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया? देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किसके तहत किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके तहत किया गया? दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो दोस्तों ये किया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत किया गया। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 34 नंबर का प्रश्न है, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शेखावाटी में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शेखावाटी क्षेत्र में दोस्तों। यानी कि शेखावाटी बोली है वो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में ये बोली जाती है, और ये मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। 35 नंबर का प्रश्न है, तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित में से किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों मल्लीनाथ जी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? मेणादे है ये दोस्तों रामदेव जी की माता थी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो जन्म है दोस्तों, रामदेव जी का जो जन्म है वो दोस्तों रविंद्र सिंह भाटी जहाँ के विधायक है, कहाँ के? शिव तहसील में उंड काश्मीर है दोस्तों।
वहां पर दोस्तों इनका जन्म है वो हुआ था रामदेव जी का। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है? अल्लाह जिलाबाई एक प्रसिद्ध लोक कलाकार है जो किसके लिए जानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए दोस्तों, ये मांड गायन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये मांड गायन से क्या है, संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38 नंबर का प्रश्न है, अब्बुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? बताइए किस किले को बख्तरबंद किला कहा है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रणथंबोर दुर्ग को, रणथंबोर दुर्ग को। दोस्तों ये कहा है कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, ये दुर्ग है वो ढका हुआ है, तो यानी कि बख्तरबंद दुर्ग है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, बगलबंडी क्या है? बगलबंडी क्या है? तो दोस्तों ये बगलबंडी ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है दोस्तों ये बगलबंडी। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1950 में। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1950 में। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन अब भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए कौन कौन से शब्द जोड़े गए? सभी को पता होगा दोस्तों, ये तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द है वो सम्मिलित किए गए थे। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का है, क्या है? तो दोस्तों राज्यपाल का ये राज्यपाल की दोस्तों ये एक शक्ति है, राज्यपाल की क्या है, एक विधायी शक्ति है ये अध्यादेश जारी करने की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? बताइए कौन सा अनुच्छेद राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है? तो वो करता है दोस्तों अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 167 है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 44 नंबर का प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक है वो कब हुई थी? दोस्तों ये 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों पहली बैठक हुई थी। दूसरी बैठक इसके ठीक 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या है। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों 11। कितने हैं? 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य है वो दोस्तों 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई? दोस्तों राजस्थान में शासन सचिवालय की जो स्थापना है ये दोस्तों कब हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हुई थी शासन सचिवालय की जो स्थापना है, ठीक है, ये दोस्तों 1949 में जयपुर में की गई थी इसकी स्थापना, यानी कि अप्रैल 1949 में जयपुर में शासन सचिवालय की स्थापना है वो की गई थी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष है वो दोस्तों जिला कलेक्टर होता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस धारा में सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो दोस्तों वो है धारा 3 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 49 नंबर का प्रश्न है, सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी?
सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सी विधानसभा में बनी? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ये बनी थी दोस्तों 12वीं विधानसभा में, 2003 से 2008 की विधानसभा में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दोस्तों 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों देखिए, यहाँ पे 51 नंबर का प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, बताइए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन का उदाहरण इनमें से देखिए, चीनी का पानी में घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली उपधातु है। अर्धचालक गुणों के कारण कंप्यूटर, टीवी आदि में उपयोग की जाने वाली उपधातु है। तो दोस्तों वो उपधातु कौन सी है? तो वो है इसमें सिलिकॉन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है बैंगनी। कौन सा? बैंगनी रंग सर्वाधिक विचलन दर्शाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य है वो न्यूनतम होती है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? तो दोस्तों उसको बोलते हैं, देखिए, प्रभावी संकरण, पूर्वज संकरण, शुद्ध संकरण और परीक्षण संकरण। तो दोस्तों यहाँ पर इसका विषम युग्म की संतान तथा उसके सम युग्म की जनक के मध्य संकरण को दोस्तों क्या कहते हैं? उसको पूर्वज संकरण बोलते हैं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वज संकरण। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो है दोस्तों यकृत। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यकृत। अब दोस्तों अपन भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में विकसित किया गया भारत पोल पोर्टल किससे संबंधित है? भारत पोल पोर्टल है वो किससे संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से संबंधित है, यानी कि ये सीबीआई से संबंधित है दोस्तों ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास पुदिमदका है, वहां से दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कितना कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये कर दिया गया है दोस्तों, अब 20 लाख तक का कर दिया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 20 लाख तक का। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है?
हाल ही में किसने भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों संजीव खन्ना ने। दोस्तों संजीव खन्ना ने हाल ही में दोस्तों वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी कि न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, किस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित है वो दोस्तों ये किया गया है किसको? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के दोस्तों गुड़मारास और चित्रकूट गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। भाग 7 के अंदर दोस्तों अपन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1.5 लाख करोड़। दोस्तों 1.5 लाख करोड़ वृद्धि का लक्ष्य है वो रखा गया है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये है खेमराज चौधरी। दोस्तों खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया गया है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान का संबंध है। अलवर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए अतुल्य अलवर अभियान का संबंध है। तो दोस्तों ये संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है दोस्तों बताइए। इसका अभियान है दोस्तों, अभियान का जो संबंध है वो संबंध दोस्तों स्वच्छता में ही नवाचार से संबंधित है। स्वच्छता में नवाचार, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कहां पर महिला पुलिस बटालियन गठित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? बजट घोषणा की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में कहां पर महिला पुलिस बटालियन गठित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ये दोस्तों अलवर सिक्कर बाड़मेर में ये महिला पुलिस बटालियन गठित करने हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न है, समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? समाज में प्रचलित बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को प्रभावी रोकथाम के लिए राजस्थान पुलिस द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों बताइए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ऑपरेशन लाडली। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑपरेशन लाडली। अब दोस्तों यहाँ पे अपन भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक माउस का प्रकार नहीं है? बताइए माउस का एक प्रकार कौन सा नहीं है? दोस्तों माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस सी इंजेलबर्ट ने दोस्तों 1964 में माउस का आविष्कार किया था। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी है वो कहा जाता है। ये एक इनपुट डिवाइस है और दोस्तों मैकेनिकल माउस होता है, लेजर माउस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, लेकिन हाइब्रिड माउस नहीं होता। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे
निम्न में से कौन सा एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन नहीं है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं, विंडोज 9 नहीं है दोस्तों। देखिए विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज 8.1 है, लेकिन 8.1 के बाद में डायरेक्ट विंडोज 10 है वो लॉन्च किया गया था, विंडोज 9 लॉन्च नहीं किया गया अशुभ संख्या के कारण, वो मानते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, माइक्रोसॉफ्ट वाले मानते हैं अशुभ 9 नंबर को। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एमएस ऑफिस का वेद संस्करण है निम्न में से कौन सा नहीं है? दोस्तों देखिए एमएस ऑफिस 97, फिर 2000, फिर 2003, 2007, फिर ऑफिस एक्सपी, फिर ऑफिस 2010। तो यहाँ पर इसमें ऑफिस मैनेजर नहीं है दोस्तों इसमें, बाकी ऑफिस एक्सपी 2010 है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एमएस एक्सेल में फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है, फॉर्मूला बार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है फॉर्मूला डालने के लिए, सेल में डाटा डालने के लिए, फॉर्मूला एडिट करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है? किस शॉर्टकट कुंजी द्वारा वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डाली जा सकती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, बताइए? तो दोस्तों वो है कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों कंट्रोल प्लस एम, नई स्लाइड डाली जा सकती है दोस्तों इससे। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग है वो दोस्तों नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए है, और एस का मतलब होता है प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए, और डी का मतलब होता है डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग 71 से 90 तक। और अध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आप सभी के पास में निरंतर है वो पहुंचते रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र है वो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए 71 नंबर का प्रश्न है, हिमालय से निकली गंगा का बहाव बहुत तेज है, इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञाओं का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों इसमें देखिए, इसके अंदर जो हिमालय है ये पर्वत का नाम है, हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है, गंगा है वो नदी का नाम है, और बहाव है ये दोस्तों प्रकृति का पदार्थ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें व्यक्तिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे हिमालय पर्वत का नाम, गंगा नदी का नाम, और बहाव है वो क्या है? भाववाचक है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 72 नंबर का प्रश्न है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, इस वाक्य में इनमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? बताइए, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था वाक्य में प्रयुक्त है कोई एवं कुछ शब्दों से दोस्तों अनिश्चित यानी कि अनिश्चय का बोध होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्रिया के विशेषण में कौन सा कथन गलत है? क्रिया के विशेषण में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इसमें देखिए कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये वाक्य है वो गलत है। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से परिणामवाचक विशेषण किस अवयव में? परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में? तो किस वाक्य में है? तो दोस्तों देखिए, थोड़ी चीनी देना, तो यहाँ पर थोड़ी क्या है? तो वो परिमाण है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 75 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द चीनी यानी कि चाइनीज भाषा का है? चीनी यानी कि चाइनीज भाषा का है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पटाखा जो शब्द है, पटाखा, ठीक है, ये चाइनीज शब्द है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? किस शब्द में संधि विच्छेद गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अंतकथा, तो दोस्तों अंतर प्लस कथा, तो दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अंत प्लस कथा, ये
इसमें बस प्लस जोड़ना है, अंत के बाद में विसर्ग तो लगा हुआ है, विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, किस शब्द में संधि संबंधी त्रुटि है? संधि संबंधी त्रुटि है वो दोस्तों किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पितोपदेश, पितोपदेश, तो पितु नहीं होता, त्रु होता है, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, तय की जगह ये त्रय आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग प्रत्यय दोनों है? किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, अधिकारी, अधिकारी के अंदर दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय क्या है? दोनों है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अधिकारी के अंदर अधि उपसर्ग है और कार है वो मूल शब्द है, और ई इसमें प्रत्यय है, ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग विदेशी है? विदेशी उपसर्ग कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर खुश, खुश है वो क्या है? विदेशी उपसर्ग है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खुश मिजाज, खुश किस्मत है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे वेन्ते किसका पर्यायवाची है? वेन्ते किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गरुड़ का पर्यायवाची है दोस्तों वेन्ते। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 81 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पटु, निपुण, दबंग। दोस्तों पटु शब्द के पर्यायवाची दोस्तों कुशल, चतुर, होशियार ये होते हैं, और दबंग नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्कर्ष, विकर्षण, उत्कर्ष का विलोम है वो अपकर्ष होता है, ठीक है, क्या होता है? अपकर्ष होता है उत्कर्ष का विलोम, यहाँ पर विकर्षण गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सा विलोम सही युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है? एक ही सही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, संगठन का विघटन हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संगठन का विलोम। यहाँ पर देखिए, मुक्ति, विमुक्ति, दोस्तों मुक्ति का विलोम होता है बंधन, और नत का दोस्तों विलोम होता है उन्नत, और शिष्ट का विलोम होता है अशिष्ट। तो यहाँ पर इसमें बाकी और तीनों गलत दे रखे हैं, सिर्फ तीसरा ही सही है। आगे देखिए, जो हिसाब किताब की जांच करता हो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों अंकेशक। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, अंकेशक। 85 नंबर प्रश्न है, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें स्वातंत्र्य और षण्मुख ये बिल्कुल सही शब्द है, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए, क्या आपने विंध्याचल देखा है? ठीक है, ये बिल्कुल सही है वाक्य, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण कौन सा है? देखिए, वो है बालक सो रहा था, अभी उठा है कि नहीं उठा वो पता नहीं है, लेकिन सो रहा था, अपूर्ण भूतकाल है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। एक आंख से देखना मतलब दोस्तों संभाव से देखना, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्रतिकृति शब्द का सही परिभाषित शब्द है, प्रतिकृति शब्द का सही परिभाषित शब्द है वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो इसमें देखिए फेसिमाइल, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिकृति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सरकारी विभाग की योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। सरकारी विभाग की योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो दोस्तों वो है इसमें कौन सा? तो वो होता है अधिसूचना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिसूचना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 10 नंबर का भाग है, जिसके अंदर अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, इन ए few years we all live in multi-storied houses. In a few years we all live in multi-storied house। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए
तो दोस्तों अपने को इसमें यानी कि सेंटेंस में दोस्तों भविष्य में कार्य जारी रखने का भाव है, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विल बी लिविंग, विल बी लिविंग, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 92 नंबर का प्रश्न है, आई एम सॉरी, आई नॉट, दोस्तों यहाँ पर देखिए कंसेंट्रेट, आई थिंक अबाउट समथिंग एल्स। दोस्तों यहाँ पे अपने को खालिस्तान भरना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें सबसे पहले आएगा कुड नॉट कंसेंट्रेट, नॉट आई वाज थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए हु कैन कैच ए फेलिंग स्टार, हु कैन कैच ए फेलिंग स्टार। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों बाई होम कैन ए फेलिंग स्टार बी कैच। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैच। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इसमें देखिए आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय मदर, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माई मदर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंटेंस दोस्तों पेसिव वॉइस में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्टिव फ्रॉम है वो दोस्तों टेकिंग का प्रयोग होगा इसके अंदर। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, आई रिमेम्बर माई मदर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखिए चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें देखिए संध्या सेड टू दीपक, संध्या सेड टू दीपक, लेट्स सेक्रीफाइस ओवर लाइव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए लेट को दैट के बाद में दोस्तों शुड में बदल कर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, संध्या प्रपोज्ड दीपक दैट दे शुड सेक्रीफाइस देयर लिव्स फॉर द सेक ऑफ अदर्स। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए सौरभ exclaimed with joy that he had won a lottery the previous day, change into direct speech, change into direct speech। तो दोस्तों इसमें देखिए सौरभ said हुरा आई वॉन ए लॉटरी yesterday। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, चेंज द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। देखिए कैन द सन एवर डेजर्ट द स्काई। तो सीधा सा है दोस्तों, इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या बनाओगे नेगेटिव में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अगर अपन नेगेटिव बनाएंगे तो दोस्तों नेगेटिव में बनेगा इसमें द सन कैन नेवर डेजर्ट द स्काई। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 98 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस, इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सेंटेंस में दोस्तों इसका भाव है, जैसे कि देखिए ओ इफ आई वर यंग अगेन। तो दोस्तों इसमें विश का भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई विश दैट का प्रयोग होगा दोस्तों इसमें, यानी कि आई विश दैट आई वर यंग अगेन। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें देखिए 99 नंबर प्रश्न है, दिसंबर एंड जनवरी आर सेड टू बी मंथ्स, दिसंबर एंड जनवरी आर सेड टू बी मंथ्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें देखिए दिसंबर व जनवरी की तुलना दोस्तों अन्य सभी मंथ से की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है द कोल्डेस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा द कोल्डेस्ट।
आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी कि डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करते हुए अपने को दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सी वाज अपॉइंटेड टीचर, सी वाज अपॉइंटेड टीचर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा दोस्तों, इसमें नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 101 नंबर का प्रश्न है, ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, ओनली ऑफ दीज एप्पल्स आर गुड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए फ्यू। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 102 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, द शॉपकीपर डील्स गेन बट ही डिड नॉट डील होनेस्टली मी, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, देखिए डील वर्ब के साथ जिस वस्तु में दोस्तों डील करते हैं उस वस्तु से पहले इन, ठीक है, का प्रयोग होगा, और दोस्तों व्यक्ति से पहले विथ का यूज होगा, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, द शॉपकीपर डील्स इन गेन बट ही डिड नॉट डील होनेस्टली विथ मी, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 103 नंबर का प्रश्न है, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों माई अंकल हु लिव्स इन आगरा इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, इसमें देखिए दोस्तों सेंटेंस है, लेजर प्रोड्यूस्ड ए thin beam of light which is so strong that it can burn a hole in a diamond, दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद अगर अपन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, लेजर किरण प्रकाश की एक पतली धार पैदा करती है जो इतनी सशक्त होती है कि हीरे में भी छेद कर दे, यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट हिंदी ऑप्शन, इसमें देखिए अबेटमेंट, दोस्तों अबेटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं उपशमन, क्या बोलते हैं, उपशमन। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उपशमन। 11 नंबर का भाग है, इसमें देखिए गणित से संबंधित है, अब अपन है वो दोस्तों प्रश्न पढ़ेंगे 106 से और 120 तक, 15 प्रश्न है, ठीक है, गणित से संबंधित। 106 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, वह लघुत्तम संख्या जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है, प्रत्येक मामले में शेषफल 2 रहता है, तो दोस्तों सीधा सा है, अपन इनका लसाअ निकाल लेंगे। लसाअ कितना आएगा दोस्तों, 6, 9, 12, 15, 18, तो दोस्तों लसाअ आएगा 180, कितना आएगा 180। अब 180 में अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 182, ठीक है। अब 182 के अंदर अपन इन सभी का भाग दे लेंगे, 6, 9, 12, 15, 18, इन सभी का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल आपके पास में 2 बचेगा सब में ही, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 182 इसका सही उत्तर। आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, यदि 9वीं कक्षा के छात्र की 6, 8, 12 और 16 की पंक्तियां बनाई जाती है तो कोई भी छात्र छूटता नहीं है, तदनुसार उस कक्षा में छात्रों की कुल संभावित संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल संभावित संख्या कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देखिए लसाअ है 6, 8, 12, 16, ठीक है, इसका लसाअ कितना निकलेगा, तो दोस्तों इनका लसाअ निकलेगा 48, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अब इसमें देखिए 48 विकल्प में नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो अपन क्या करेंगे इसका दुगना कर दीजिए, यानी कि 96, ठीक है, 96 निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है
108 नंबर का प्रश्न है, एक स्कूल में 34 छात्रों का माध्य भार 42 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर दिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किग्रा में ज्ञात कीजिए। सीधा सा है दोस्तों, देखिए 34 छात्रों का भार यानी कि माध्य भार है वो 42 है, तो सीधा सा है 34 इंटू 42 कर लीजिए। 34 इंटू 42 किया तो दोस्तों सबसे पहले तो ये करना है 34 इंटू 42। अब दोस्तों इसमें देखिए तो माध्य भार 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो दोस्तों 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो दोस्तों यहां पर अपन क्या करेंगे, भाई 42 किग्रा है माध्य भार, ठीक है, और ये 400 ग्राम है वो बढ़ जाता है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 42.400, कितना हो जाएगा 42.400। ओहो देखिए देखिए एक बार फिर से देखिए, एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार है वो दोस्तों 42 किग्रा है। यदि अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए, यदि अध्यापक का भार भी दोस्तों इसमें शामिल कर लिया जाए तो माध्य भार 400 ग्राम है वो बढ़ जाता है, तो माध्य भार है वो दोस्तों क्या है 400 ग्राम है वो बढ़ जाता है। अध्यापक का भार किग्रा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले अध्यापक का भार बराबर माध्य भार प्लस अध्यापक प्लस छात्र, ठीक है, इनटू भार में वृद्धि। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 किग्रा, तो 14,000 ग्राम बराबर दोस्तों इसमें 14 किलो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 42 14 देखिए 42 इंटू यहाँ पे 35 हो जाएंगे ना, ठीक है, तो 42 दोस्तों इंटू, एक बार तो दोस्तों ऐसे कर दीजिए 42 इंटू 34, ठीक है, और दूसरी बार कर दीजिए दोस्तों यहाँ पे 35 इंटू 42.400, ठीक है। फिर दोस्तों दोनों में से आए, दोनों में से जो भी घटा देना आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा 56 किग्रा, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है। किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों 110 इंटू 110 इंटू 88, 110 इंटू 100 बटे 88, ठीक है, बस। और इसमें लाभ और कमाना है तो दोस्तों इंटू 108 बटे 100, बस इसको काट लीजिए, 135 रुपए अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक व्यक्ति 3 के 4 सेव खरीदता है और 4 के 5 सेव बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए सेव खरीदता है और बेचता है, मात्रा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं 3 के 4 की दर से खरीदता है और 4 की दर से 5 को बेचता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 16 और ये 15, अंतर कितने का आ गया, 1 का अंतर आ गया, यानी कि 1/15 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। 100 में सीधा सा है 15 का भाग दे लीजिए, राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना 6 सही 2/3% का लाभ है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः 30% तथा 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। दोनों विषयों के 27% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में कुल उत्तीर्ण वाले विद्यार्थियों की संख्या 248 है तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी होंगे, तो परीक्षा देने वाले कुल विद्यार्थी कितने होंगे
दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, ये 30 और 35 है, 30 और ये 35 है, इनको जोड़ लीजिए दोस्तों। 30 और 35 से कितने होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 65। ठीक है, तो 65, तो ये हो गए। और 65 माइनस दोस्तों ये दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले, तो 65 में से दोस्तों 27 गए तो कितने बचे दोस्तों? ये 38% बचे। ठीक है, कितने बचे? 38%। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से ये 38% घटा लेंगे। ठीक है, तो ये उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। 100 में से 38 गए तो दोस्तों कितने बचे? 62%। ये 62% है, ये दोस्तों उत्तीर्ण छात्र हो गए। अब दोस्तों मान लीजिए कि कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो x है, और यहाँ पर x का जो 62% है वो 248 है। तो दोस्तों 62% बराबर 48 है, तो 100% कितना होगा दोस्तों? 248 इंटू 100/62। बस काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा दोस्तों? ये 4 बार कट गया, यानी कि 400। 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, 400 ऑप्शन में दे नहीं रखा। ठीक है, आगे देखिए 112 नंबर प्रश्न है, एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30 अंक प्राप्त किए। अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? तो परीक्षा का कुल पूर्णांक है वो कितना है? सीधा सा 20% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अन्य परीक्षार्थी ने दोस्तों 30% अंक प्राप्त किए और वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। बताओ, तो यहाँ पर कुल पूर्णांक है वो कितना है? तो देखिए इसमें 20 और 30, ठीक है, इन दोनों में अंतर कितने का है? 10% का। तो 10% बराबर दोस्तों कितना हो गया? देखिए 5 और ये 10, सॉरी 5 और 20। देखिए फेल होने के लिए दोस्तों उसके 5 नंबर कम पड़ गए, और 30% ले आया तो 20 नंबर ज्यादा आ गए न्यूनतम अंक से। तो 5 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 25। यानी कि 10% बराबर अगर 25 है तो 100% कितना होगा? तो दोस्तों 100% बराबर हो जाएगा कितना? 250। तो ये अपना कुल पूर्णांक है वो कितना होगा? 250 ही होगा दोस्तों। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, कोई साधारण ब्याज मूलधन का है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की समयावधि के वर्ष ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर है। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है ब्याज बटे मूलधन। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 4/9 कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर है कोई साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन की समयावधि के वर्ष ब्याज की दर समान हो तो ब्याज की दर है। तो दोस्तों सीधा सा है, यहाँ पर ब्याज बटे मूलधन बराबर 4/9, यानी कि दोस्तों r²/100, r बराबर 1, r बराबर t। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा? बस वही 6 सही 2/3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 14 नंबर का प्रश्न है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज 2544 हो तो उसी दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों मैं, यहाँ पे सीधा सा आप कर सकते हैं। इसमें वही समुद्र बटे 100, यानी कि समय मूलधन इंटू दर बटे 100 वाला सूत्र लगा लो। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों अपन चक्रवर्ती ब्याज का लगाएंगे, मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय -1, वो वाला सूत्र लगाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अपन साधारण ब्याज वाला लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 2400, इसका सही उत्तर होगा। 1 नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का अनुपात 5:3 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थियों
तथा अध्यापकों का अनुपात क्या होगा? दोस्तों एक कॉलेज में लड़के हैं, लड़कियों का अनुपात 5:3 है, यानी कि दोस्तों 50 अगर लड़कियां हैं तो 50 अगर लड़के हैं तो 30 लड़के हैं। और लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात है वो दोस्तों 7:1 है, 7:1 है। तो यानी कि 7 के मल्टीप्लाई में आएगा दोस्तों ये 30। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 8 7 56। ठीक है, ऑप्शन में है क्या 56? बिल्कुल ये रहा। तो दोस्तों देखिए 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोस्तों 40, और ये 8 3 24। ठीक है, 8 3 24। तो यानी कि अनुपात है दोस्तों लड़के और लड़कियों का, दोस्तों यहाँ पर जो अनुपात है वो है कितना? दोस्तों अनुपात आ गया यहाँ पे 5:3 है, तो सीधा सा हो जाएगा, 5 और 3 को जोड़ लीजिए 8, 8 के मल्टीप्लाई में ही अपना है वो उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 7 56। ठीक है, 8 7 56, और दोस्तों यहाँ पर 3 3 आएगा इसमें। ठीक है, यानी कि दोस्तों अपन इसमें क्या करेंगे, वही 5:35 और प्लस 21 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर दोस्तों इसमें वही 56:3 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यदि 116 नंबर प्रश्न, किसी व्यापार में ए सक्रिय साझेदार के रूप में लाभ का 1/10 भाग लेता है। ए लाभ यानी कि शेष लाभ ए और बी आपस में 4:5 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभांश ए का लाभांश 325 है तो बी का लाभांश क्या होगा? तो बी का लाभांश है वो क्या होगा दोस्तों, बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट। यहाँ पर 325 होगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए जो बड़े प्रश्न है वो मैं आपको दोस्तों उनका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप उनको बैठ के कर लीजिएगा। 117 नंबर प्रश्न है, इसमें भी देखिए ए ने 5,000 रुपए निवेश से एक व्यापार आरंभ किया तथा 2 माह बाद बी 6,000 रुपए निवेश करके उसमें शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 4 माह बाद सी 12,000 रुपए निवेश करके उसमें शामिल हो गया। व्यापार आरंभ होने के 10 माह पश्चात ए ने 10,000 रुपए निकाल लिए, 3,000 रुपए निकाल लिए। यदि वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा 1,260 रुपए था तो कुल वार्षिक लाभ कितना होगा? सीधा सा है भाई। ए ने पैसे लगाए कितने महीने के लिए? ए ने लगाए 10 महीने के लिए, तो 5,000 इंटू 10 कर लीजिए। ठीक है, बी ने लगाए 6,000 रुपए, 2 महीने बाद शामिल हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पर है क्या हो जाएगा? 6,000 इंटू दोस्तों 10 कर लेना। सी 4 माह बाद यानी कि 12,000 इंटू 8 कर लेना। ठीक है, और इनका अनुपात निकाल के और सीधा सा वैसे कर लेना। यहाँ पर मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट इसका उत्तर बता देता हूँ, गुणन 700 रुपए इसमें कुल वार्षिक लाभ होगा। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए ये भी दोस्तों आप आसानी से कर सकते हैं। एक दिन में 10 घंटे कार्य करते हुए 15 व्यक्ति 200 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन में 20 व्यक्ति 12 घंटे कार्य करे तो कितना काम पूरा करेंगे? सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 15 इंटू 10 इंटू 200। ऊपर वाली जो लाइन है उसको ऊपर लिख दो, नीचे वाली को नीचे लिख दो। 20 इंटू 12, बस काट लीजिए। 20 से कितनी बार कट गया? 10 बार। ठीक है, 3 से ये दोस्तों 4 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 2 से दोस्तों ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। 2 से दोस्तों ये 5 बार कट गया, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 125। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 125 दिन। आगे देखिए 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तदनुसार 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार कर लेगी? दोस्तों सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 150 बटे 12 बराबर दोस्तों 150 प्लस 250 बटे x, यानी कि दोस्तों कितना हो जाएगा? सीधा सा हो जाएगा 400 इंटू 12 बटे 150 कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कितना? 32 सेकंड। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए नीचे दिए गए वर्त चित्र में
पुजारा के द्वारा विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों के विरुद्ध बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। यदि पुजारा के सभी मैचों में रनों की कुल संख्या 1875 है, तो दक्षिण अफ्रीका तथा न्यूजीलैंड के विरुद्ध बनाए गए रनों के बीच क्या अंतर है? ठीक है भाई, पुजारा ने टोटल सभी मैचों में 1875 रन बनाए हैं। ठीक है, और 1875 का दोस्तों अपने को दक्षिण अफ्रीका किधर है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका है वो 24% पे है, ये रहा। ठीक है, और न्यूजीलैंड कितने नंबर पे? न्यूजीलैंड का प्रतिशत कितना है? तो ये 16 है। तो दोस्तों सीधा सा है, 24 में से 16 गए तो कितने बचे? 8%। तो दोस्तों अपने को 1875 का 8% निकालना है, कितना हो जाएगा? 1875 इंटू 8/100 यानी कि 150 आएगा रन। 8% बराबर 150 रन आएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर है वो 48 कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।